ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ग्रोथ हार्मोन की फार्माकोलॉजी डिस्कस करते हैं। इससे जो पहले वीडियोस थी इससे जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस सब की जो है ना मैंने इंट्रोडक्शन दे दी थी, फिजियोलॉजी दे दी थी। और अब जो है ना इस वीडियो से और इससे आगे वीडियो में सारे जो है ना हम एक एक करके हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है? इट इज़ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक, तो अब पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, वो फिर स्टार्ट करते हैं इसकी फार्माकोलॉजी। ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस विल बी द एक्शन ऑफ दिस एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ओके, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस जो है ना दो टाइप की चीज़ें सिक्रीट करेगा। एक है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन विच विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, ताकि क्या कर सके, वो इंक्रीज प्रोडक्शन कर सके ग्रोथ हार्मोन की। ये बात हो गई एगोनिस्ट वाली। ठीक है, अब एक और चीज़ रिलीज़ करेगा, दैट इज़ सोमैटोस्टेटिन, दैट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट या इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ताकि वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन डिक्रीज कर सके। एंड दिस इज़ एंटागोनिस्ट। ठीक, अब इन दोनों की वजह से इस पर एक्शंस होंगे। एक्शन किधर किधर होते हैं? इसका एक्शन जो है ना किडनी में है, लिवर में है, मसल में है, बोन में है एंड इसके अलावा कार्टिलेज में। यहाँ उसका एक्शन होगा किसका? ग्रोथ हार्मोन का। तो अब इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया एगोनिस्ट और एक हो गया एंटागोनिस्ट। तो इस पोर्शन ऑफ द वीडियो में हम सिर्फ एगोनिस्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट मैं फिर एंटागोनिस्ट ग्रोथ हार्मोन की डिस्कस करूँगा। ओके, तो एगोनिस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं ग्रोथ हार्मोन की थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। अच्छा, तो ग्रोथ हार्मोन क्या है? इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। तो ये किधर चाहिए होता है? ये जो है ना किन को चाहिए होता है? चिल्ड्रन को। क्यों? ताकि वो अपना नॉर्मल जो एडल्ट स्टेचर है वो मेंटेन कर सके। ठीक है, मतलब एक अल्टीमेटली चाइल्ड क्या बन जाता है? एडल्ट जब बनता है तो अपनी प्रॉपर हाइट, प्रॉपर लेंथ ऑफ द लिम्स, उसकी फुल बॉडी डेवलपमेंट वो मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, और सब कुछ कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन करवाता है। इधर आप देख सकते हैं मसल, कार्टिलेज, बोन, लिवर, सब कुछ देखिए हर जगह ग्रोथ का ही काम करते हैं ना हमारी बॉडी में। तो जब ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली सिक्रीट होगा इस बच्चे में तो फिर वो जाके एडल्ट स्टेचर फुल प्रॉपरली डेवलप कर सकेगा। और नहीं होगा ग्रोथ हार्मोन, अगर नहीं होगा सो डॉर्फिज्म की तरफ चला जाएगा। डॉर्फिज्म में क्या होता है? शॉर्ट स्टेचर्ड बच्चा होगा, मेंटली नॉर्मल होगा लेकिन बॉडी जो है ना डिस्प्रपोर्शन होगी। इसके अलावा क्या है? पोस्ट नेटली जो है ना चिल्ड्रन को ग्रोथ हार्मोन चाहिए होता है ताकि वो मेटाबॉलिज्म कर सके, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर कर सके। किस चीज़ की मेटाबॉलिज्म? कार्ब्स एंड लिपिड्स। ठीक है, ये इनकी मेटाबॉलिज्म के लिए भी चाहिए होगा। अच्छा, तो ये होगी स्मॉल डिटेल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। तो अब डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अच्छा, तो ऐसे होता है कि ये देखिए ये ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर है, दो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, अब जिस तरह ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे इस तरह आया, जिस तरह रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा तो ये ग्रोथ हार्मोन का जो रिसेप्टर है ये डायमराइज हो जाएगा। डायमराइज मतलब कि दो में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इधर ये ग्रोथ हार्मोन अटैच हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये तो है ना, यहाँ पे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। ये मैं बताना भूल गया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस पाथवे से होता है? जैक स्टैट पाथवे। जैक क्या है? दिस इज़ जीनोकाइनेज प्रोटीन। और स्टैट क्या है? दिस इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटिंग फैक्टर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उस पर ईजियर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने किया था अमाइनो एसिड सीक्वेंस थी, दिस इज़ जैक। ठीक है, ये भी जैक, ये भी जैक। तो जो दो जैक पड़े होंगे इस तरह। जिस तरह ये ग्रोथ हार्मोन अटैच हो गया तो ये जैक क्या हो जाएगा? इट विल गेट फॉस्फोराइलेटेड। ये भी फॉस्फोराइलेटेड और ये भी फॉस्फोराइलेटेड। तो ये फॉस्फोराइलेटेड जैक जो थे ये जाके अब क्या करेंगे? ये इधर स्टैट है। ठीक है, ये दो क्या है? ये स्टैट है, STAT। स्टैट क्या था? दिस वाज द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटिंग फैक्टर, जो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जैक जब फॉस्फोराइलेटेड हो गए, ये जाके क्या करेंगे, स्टैट को भी फॉस्फोराइलेट कर देंगे। तो अब फॉस्फोराइलेटेड स्टैट क्या करेगा, वो चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है, उसकी अगर डिटेल आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा फुल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में भी, ठीक है। तो इसका बस मतलब छोटा सा बता देता हूँ। स्टैट प्रोटीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटिंग फैक्टर। तो न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब होगा उसके रिज़ल्ट में क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। फिर ये जाके ट्रांसलेट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। अब यहाँ पे क्यों ज़रूरी है ये प्रोटीन, प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रोटीन कौन सा बनेगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये क्यों बना है, इसलिए बना है कि ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट, ग्रोथ हार्मोन ये है ना, ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा, ये बाय द प्रोडक्शन या बाय द सिग्नलिंग करेगा, ये ग्रोथ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हार्मोन बना देगा, ठीक है। और ये जाके अब काम करेगा, सब कुछ जो ग्रोथ हार्मोन का जो काम था ना वो सब इसके थ्रू होगा। अब ये भी कैसे करेगा, ये भी जाके एक बाइंडिंग प्रोटीन के पास अटैच होगा, दैट इज़ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3। ये इसके पास अटैच हो जाएगा और ये रिसेप्टर जिधर भी पड़े होंगे, जैसे इधर थे तो इधर जाके अपने अपने फंक्शन कर देगा। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो नॉर्मली ही जो एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं जो अदर एनालॉग्स होंगे या फिर ग्रोथ हार्मोन की, और डिटेल डिस्कस करते हैं। मैं क्लियर कर ले तो फिर आगे डिटेल डिस्कस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन का मैंने बताया था, ये सब कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, किसकी वजह से हो रहा था, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की वजह से हो रहा था। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ना, हम डायरेक्टली भी इंजेक्ट कर सकते हैं बच्चों में, लेकिन इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स भी बताता हूँ मैं। मतलब नॉर्मली तो ग्रोथ हार्मोन ये क्या है, हम एक्सोजेनस दे रहे हैं। एक्सोजेनस मतलब हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही, लेकिन हम बाहर से दे रहे हैं। जब बाहर से देंगे तो ऑफकोर्स उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कुछ ना कुछ ड्रग इंटरेक्शंस होंगे, तो वो डिस्कस करते हैं। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, दैट विल बी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब इंक्रीज़ इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया तो उसकी वजह से एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होंगे, हेडेक होगा, नोज़िया, वॉमिट, उसके अलावा जो है ना विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी। यह हो गया। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, उसके अलावा जो है ना स्कोलियोसिस बच्चों को हो सकता है। स्कोलियोसिस में क्या होता है, हमारे जो स्पाइन है ना, स्पाइन इस तरह स्ट्रेट होनी चाहिए, वो क्या हो जाएगी, कर्वेचर्ड स्पाइन होगी। उसके अलावा क्या हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म हो गया। इसके अलावा गायनेकोमेस्टिया हो गया। और उसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस, ठीक। ये हो गए साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शंस, जो मैंने कहा था हो सकती है। ड्रग इंटरेक्शंस क्या होती हैं, ड्रग इंटरेक्शन ये होती है कि ये लिवर में जाते हैं और लिवर में साइटोक्रोम P450 को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस मतलब कि उसकी एंजाइम्स इंक्रीज़ होंगे। तो जो भी ड्रग इंड्यूसर होता है वो और जो 7 ड्रग्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करवा देता है। ये इंड्यूसर है तो ये P450 क्या करता है, ये जो है ना इनहिबिट करता है, या इनहिबिट करेगा और ड्रग्स को, मतलब कि उसमें मेटाबॉलिज्म करेगा। जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगी किसी ड्रग की तो वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी ड्रग इस ग्रोथ हार्मोन के साथ एसोसिएटेड ले रहे होंगे और अगर वो P450 से मेटाबॉलिज्म होती है, उस आइसोजाइम से होती है, तो वो ड्रग क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। अपना काम जो उसका अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर का पीरियड होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी हाफ लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो ये था ग्रोथ हार्मोन की सब डिटेल। अब ये जो है ना, देखिए साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। अब एक ये तो चले इस बच्चों को हम फिर भी दे सकते थे, साइड इफ़ेक्ट थे, चले ये तो फिर भी हम टैकल कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक बच्चा है जिसको ग्रोथ हार्मोन नहीं दे सकते, क्यों, इसलिए कि उसकी बॉडी में क्या बन गई, एंटीबॉडीज़ बन गई अगेंस्ट दिस ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एक्सोजेनस दे रहे तो एक्सोजेनस कोई भी प्रोटीन देते तो उसके मतलब उसके अगेंस्ट चांसेस होते हैं कुछ बच्चे इस तरह कर देंगे कि एंटीबॉडीज़ बना देंगे, या फिर उनकी बॉडी में म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन इस तरह हो जाएगी कि रिसेप्टर्स चेंज हो जाएंगे और सब कुछ। तो ये जो है ना ग्रोथ हार्मोन ये फंक्शन अपना नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसके लिए हम
एक और एगोनिस्ट देंगे, उसका क्या नाम है, दैट इज़ मेकासेरामीन। ये क्या है, दिस इज़ अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड एगोनिस्ट। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्या मतलब, मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड क्यों है, ताकि वो इस एंटीबॉडी को टैकल कर सके, और अगर म्यूटेशन हुई हुई है तो फिर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, अल्टरनेटिव टू द पेशेंट्स जिसमें ग्रोथ हार्मोन की अगेंस्ट म्यूटेशन हुई हुई थी। ठीक, अब ये मेकासेरामीन किस रिसेप्टर से काम करेगा, जिस तरह मैंने कहा था कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मैंने ये बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेकासेरामीन क्या करेगा, ये भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के साथ अटैच होगा, लेकिन सिर्फ बस ये याद करें RH साथ लिख लें, RH, रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सही, और इसका रिसेप्टर क्या था, रिसेप्टर था इसका IGF B बाइंडिंग प्रोटीन 3, ये इसका रिसेप्टर था। तो यहाँ पे भी मॉडिफाइड होगा, RH साथ लिख लें, रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3, ये इसका बाइंडिंग प्रोटीन हो गया। और ये इसकी बात बता दूं कि अगर देखें अभी एक बच्चा है जिसमें जो है ना ग्रोथ हार्मोन नहीं है, तो ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो उसके साथ ये रिसेप्टर भी नहीं होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे में ये रिसेप्टर्स भी नहीं होंगे तो हम जो है ना ये रिसेप्टर्स भी सप्लाई करेंगे, सॉरी रिसेप्टर तो सप्लाई नहीं कर सकते, वो रिसेप्टर ख़ुद बना देगा, ये बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना ये सप्लाई करेंगे हम साथ ही। ठीक, और इसका जो है ना जो डोज है, एडमिनिस्ट्रेटिव डोज, दैट इज़ 0.04 to 0.08 मिलीग्राम पर केजी पे डिपेंड करेगा, आपका जितना भी केजी है उसके मुताबिक जो है ना ये डोज आपको मिलेगा। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव करते किस तरह है, सब क्यूटेनियसली। तो अब इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगी, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगी, क्या क्या हो सकती हैं, एक तो ये हो गया कि इसमें क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ये कोई इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं है, इसको टैकल कर सकते हैं इजीली। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन भी क्या करता है, वो भी ग्लूकोज की अपटेक करता है फ्रॉम द ब्लड टू द सेल, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो पेशेंट इसको अवॉइड कर सकता है बाय टेकिंग स्नैक्स। ठीक है, स्नैक्स लेकर 20 मिनट बिफोर 20 मिनट्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग तो वो अवॉइड कर सकता है। उसके अलावा क्या है, वही इंक्रीज़ इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये हुआ है तो साथ हेडेक होगा, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगा, वही वाली सिम्टम, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी। ठीक, और उसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई एगोनिस्ट के बारे में सब डिटेल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, एंटागोनिस्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अल्लाह हाफिज़।